नमस्कार, अपडेट 10 में आपका स्वागत है। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। सबसे पहले नजर अभी तक के बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे बच्चों से परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं को मनोरंजक और तनाव मुक्त बनाने से संबंधित पिछले पीपीसी कार्यक्रमों के विषयों और व्यवहारिक सुझावों को भी किया साझा। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह आज। रायसीना हिल्स का ऐतिहासिक विजय चौक बनेगा भारतीय धुनों का साक्षी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पुडुचेरी तमिलनाडु यात्रा का आज दूसरा और अंतिम दिन। अरबिंदो आश्रम में अर्पित की श्रद्धांजलि। चिदम्बरम में कई मंदिरों में जाने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साझा किए अपने विचार। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया। प्रधानमंत्री ने रेडियो की शक्ति पर डाला प्रकाश। कहा, महिला नेतृत्व वाले विकास मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है 21वीं सदी का भारत। बिहार में फिर बनी जेडीयू भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार। रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण आज सुबह 11 बजे से भारत मंडपम प्रगति मैदान में होगा। कार्यक्रम में लगभग 4000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं कब हुई परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत। प्रधानमंत्री के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और इससे जुड़ी कुछ अन्य विशेषताएं। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम नए और अहम कदमों पर बारीकी से चर्चा कर भारत को नया कल देने पर रहता है। फिर चाहे वो चर्चा अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, विदेश नीति से जुड़ी हो, रोजगार से जुड़ी हो या फिर गरीबी से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी चर्चा से जुड़े हुए हैं जो देश के भविष्य की रूपरेखा से बंधी हुई है। बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा की। ये परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2018 में हुई और तब से लेकर अब होने वाले 29 जनवरी को 7वें संस्करण तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ परीक्षा पर अलग ढंग से तैयारी की चर्चा छात्रों के लिए एक नई आशा और ताकत बन के उभरी है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये अनूठी और लोकप्रिय पहल छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें तनाव से निपटने के साथ साथ स्वस्थ और फिट रहने में बड़ी भूमिका निभाती है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक एक गुरु मंत्र के तौर पर छात्रों को परीक्षा संबंधी हर तरह के तनाव से मुक्त रखने में मदद करती है, जो छात्रों के लिए 13 भाषाओं में उपलब्ध है। परीक्षा की चर्चा की शुरुआत से अब तक कभी ऑनलाइन मोड में तो कभी ऑफलाइन मोड में इसका आयोजन किया जाता रहा है।
जिसमें पहला संस्करण 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण 29 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तीसरा 2020 में आयोजित किया गया था और चौथा 7 अप्रैल 2021 को एक ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का नवीनतम संस्करण 27 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। अब इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा 2024 का कार्यक्रम 29 जनवरी को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का एग्जाम प्रेशर कम करना है। बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों में तनाव होना स्वाभाविक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जरिए उसे कम करने की कोशिश करते हैं। वह बच्चों को बोर्ड परीक्षा में बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के टिप्स देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। Our Prime Minister has always tried to talk with the younger generation and to understand their hopes and dreams. I would like to thank Narendra Modi ji for exams no longer ensue fear but are a celebration. I am much more confident and prepared for the exams, and for this I owe my gratitude to our Prime Minister. I have been experienced with many of these editions, and each time when we come they are with full of stress, and at the end we are fully energized. उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहा कि हमें अपने सभी सब्जेक्टों को, सभी विषयों को टाइम देना चाहिए, और जो हमें विषय अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सबसे पहले में पढ़ना चाहिए और सिर्फ 30 मिनट पढ़ना चाहिए ताकि हमारा उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो। इस साल होने वाली परीक्षा पे चर्चा 2024 में पीएम मोदी के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत कार्यक्रम में माईगॉव पोर्टल पर रिकॉर्ड 2.26 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। यह देश भर के छात्रों के बीच व्यापक उत्साह को दर्शाता है, जो इस विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह आज आयोजित होगा। ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान सभी भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। भारतीय सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड दर्शकों के सामने 31 मनमोहक भारतीय धुन बजाएंगे। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और आम जनता समारोह में शामिल होंगे। आज होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह को लेकर यातायात पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और लोगों से अनुरोध किया है कि वो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखकर ही निकलें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए अतिरिक्त समय के साथ ही यात्रा की योजना बनाएं। दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक विजय चौक और सी हेक्सागन के बीच कर्तव्य पथ पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। रफी मार्ग और सी हेक्सागन के बीच विजय चौक पर गणतंत्र दिवस की रोशनी देखने वाले लोगों के लिए पार्किंग शाम 7 बजे के बाद ही उपलब्ध होगी। दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक इन मार्गों पर चलने वाली बसों को डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों में रिंग रोड, औरबिंदो रोड, रिज रोड, मिंटो रोड, सफदरजंग रोड, कमल अतातुर्क मार्ग, मदरसा, टी पॉइंट, लोधी रोड और रानी झांसी रोड शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 28 जनवरी से पुडुचेरी और तमिलनाडु की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। हम आपको बता दें कि आज सुबह उपराष्ट्रपति डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ अरबिंदो आश्रम पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की।
उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ का पुडुचेरी का ये पहला दौरा है। उपराष्ट्रपति का आज तमिलनाडु के चिदम्बरम में थिल्लई नटराज मंदिर, बाबाजी मंदिर और एल्लई अम्मन मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। अपनी यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुडुचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति भी हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब हमारे पास एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहां हर युवा दिमाग के पास अपनी क्षमता, प्रतिभा और ऊर्जा को उजागर करने, सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के अवसर हैं। अब भ्रष्टाचार की निरंकुशता समाप्त हो गई है और हमने पक्षपात, संरक्षण, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को अलविदा कह दिया है। We have an ecosystem in place where every young mind has opportunities to exploit his or her potential, unleash talent and energy, realize dreams and aspirations. And why? Because now autocracy of corruption is gone and meritocracy prevails. We have bid goodbye to favoritism, patronage, nepotism, and corruption. Boys and girls, just imagine a few years ago, our power corridors were infested with corrupt elements, lies and elements. Nothing could be transacted or traversed in business or decision making without greasing somebody's hands. Corruption was a rewarding experience. But look at what a big change has taken place. Our power corridors have now been fully sanitized. Lies and agents are not visible. They are gone forever. They can't make a comeback. इससे पहले पुडुचेरी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का स्वागत पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने किया। इस बीच उपराष्ट्रपति ने विधायिकाओं में अनुशासन और मर्यादा की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बहसें झगड़े के रूप में बदल गई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है कि पीठासीन अधिकारियों को अनुशासन और मर्यादा लागू करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनकी कमी वास्तव में विधान मंडलों की नींव को हिला रही है। पीठासीन अधिकारियों के रूप में हम लोकतांत्रिक स्तंभों के संरक्षक होने की जिम्मेदारी निभाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपने प्रतिनिधि निकायों में जनता के विश्वास की कमी देश के राजनीतिक वर्ग के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है। Time for presiding officers, and we all are here. We need to invoke our authority to enforce discipline and decorum. A lack of these is virtually shaking the very foundation of legislatures. Go to our family system. If a child in the family is not adhering to decorum, discipline, he has to be disciplined. Disciplined to the pain of the person disciplining him. We have to nurture these institutions. We have to ensure that optimal performance of these institutions, and therefore we should not hesitate to deal with indiscipline, indecorous conduct. Our resolve should be to have zero accommodation for disturbance and disruption. High time for presiding officers and we... इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी प्रतिभागियों को 5 संकल्पों को अपनाने के लिए बधाई दी, जो 2047 के विकसित भारत की मजबूत नींव रखेंगे। ये संकल्प विधायी निकायों का प्रभावी कामकाज, पंचायती राज संस्थान की क्षमता निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना और बढ़ावा देना, कार्यपालिका की जवाबदेही लागू करना और एक राष्ट्र एक विधान मंच बनाने का संकल्प है। उपराष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग जैसी विघटनकारी तकनीक हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है।
उपराष्ट्रपति ने विधायकों से इन्हें विनियमित करने के लिए तंत्र प्रदान करने का आह्वान भी किया। चौरासीवें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद, राज्य विधानसभाओं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों को एक दूसरे के साथ अधिक संवाद करना चाहिए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी निकायों द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का मार्ग विधायिकाओं के लिए भविष्य का मार्ग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक विधायी मंच के दृष्टिकोण को इस वर्ष वास्तविकता बनाया जाएगा। ये मंच लगातार विधानमंडल की वर्तमान भावी चुनौतियों पर चर्चा करता रहता है और इससे निकले निष्कर्ष, निकले फैसलों ने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही बनाया है। जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं से और नजदीकी लाई है। लेकिन वर्तमान में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़े। ये लोकतांत्रिक संस्था जनता के प्रति जवाबदेही बने, कार्यपालिका में पारदर्शिता ला सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए हैं। इस दौरान उन्होंने हाल ही में बीते गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। उन्होंने कहा कि इस बार परेड में शामिल 20 टुकड़ियों में से 11 महिलाओं की थी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 21वीं सदी का भारत महिला नीत विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हाल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित अर्जुन पुरस्कार समारोह में 13 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अद्भुत काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि महिलाओं ने स्व सहायता समूहों में भी अपना परचम लहराया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वो दिन दूर नहीं जब नमो ड्रोन दीदी हर गांव में ड्रोन की मदद से खेती बाड़ी में मदद करती नजर आएंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महिलाओं द्वारा स्थानीय चीज़ों के उपयोग से जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक तैयार किए जाने का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार 26 जनवरी की परेड बहुत ही अद्भुत रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देखकर हुई। जब कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कदम ताल शुरू किया तो सभी गर्व से भर उठे। महिला बैंड का मार्च देखकर, उनका जबरदस्त तालमेल देखकर देश विदेश में लोग झूम उठे। इस बार परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से 11 दस्ते महिलाओं के ही थे। हमने देखा कि जो झांकी निकली उसमें भी सभी महिला कलाकार ही थी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उसमें भी करीब 1,500 बेटियों ने हिस्सा लिया था। कई महिला कलाकार शंख, नादस्वरम और नागदा जैसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजा रही थी। डीआरडीओ ने जो झांकी निकाली उसने भी सभी का ध्यान खींचा। उसमें दिखाया गया कि कैसे नारी शक्ति जल, थल, नभ, साइबर और स्पेस हर क्षेत्र में
देश की सुरक्षा कर रही हैं। 21वीं सदी का भारत ऐसे ही विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है। रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने कहा कि अब एनडीए छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार के साथ केंद्र और राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। राजभवन में नीतीश कुमार के साथ 8 अन्य ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के 3 नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बीजेपी नेता प्रेम कुमार को भी सरकार में शामिल किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा टेंसिक्यू का आज उद्घाटन किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को सीख कर और साझा करके तालमेल, अंतर संचालनीयता और संयुक्त कौशल को बढ़ाना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह संस्करण 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। चार्ली 8 को चार्ली 8 अल्फा मैसेज ओवर। मालदीव की संसद में रविवार को चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के मंत्रिमंडल में 4 सदस्यों को मंजूरी देने पर हुए मतभेद को लेकर सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच झड़प हो गई। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने कैबिनेट पर मतदान से पहले राष्ट्रपति मुइज़ू के मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों की संसदीय मंजूरी रोकने का फैसला किया। इसके बाद सरकार समर्थक सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे संसदीय बैठक की कार्रवाई बाधित हो गई। खबरों के अनुसार झड़प के दौरान कांदी थीमू से सांसद अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम शमीम और केदी कुलहुदू से सांसद अहमद ईसा के बीच हाथापाई हुई। खबरों में बताया गया है कि हाथापाई के दौरान दोनों सांसद चैम्बर के पास गिर गए, जिससे शहीम के सर में चोट आई। अल्पसंख्यक नेता मूसा सिराज ने विवाद को रोकने का प्रयास किया। आज 29 जनवरी है और प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 29 जनवरी 1780 को पहला साप्ताहिक भारतीय समाचार पत्र हिकीज बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, जिसे कलकत्ता जनरल एडवाइजरी के नाम से भी जाना जाता है। हिकीज बंगाल गजट एशिया में छपने वाला पहला अखबार माना जाता है। इसका प्रकाशन 29 जनवरी 1780 को उस समय की देश की राजधानी कोलकाता में शुरू हुआ था।
चलते चलते छोड़े जाते हैं भारतीय समाचार पत्र दिवस से जुड़े एक फीचर के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।